अभी मैं बिल्कुल एक्सट्रीम जगह हूँ और नेटवर्क यहाँ जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहा है। अभी इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ टू सी नेटवर्क इसका बेहतर रहता है। यहाँ तो दोनों ही मर गए, लेकिन मैंने 10 डिफरेंट जगह ऐसे स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया और रिजल्ट काफी मजेदार है, क्योंकि आईफोन डाउनलोडिंग में 7 बार जीतता है और ओप्पो 9 बार अपलोडिंग में। तो जो भी ये 37% का बूस्ट है, क्लियरली ओप्पो नॉट वर्किंग, एटलीस्ट नॉट अगेंस्ट आईफोन 17। सो ये तो हुई एक बार। यहाँ ऐसे 17 टेस्ट और किए हैं। ये क्या टेक्स्ट ही चेंज कर दिया, यहाँ तो क्रेजी हो गया भाई। मेरा मेन मुद्दा है कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। पता करने के लिए इन 8 कैटेगरीज में दोनों को 10 में से नंबर देंगे और एंड में जो ज्यादा नंबर लाया वही है अपना सिकंदर। शुरुआत बॉक्स में अंदर झांकने से। आईफोन यहाँ कंजूसी के पीक पर है, बस एक USB-C to C केबल, लेकिन ओप्पो ने दिल खोल के दिया है। 80 वॉट चार्जर, फोन पे टेम्पर्ड लगा हुआ है, एक फोन से मैच होता केस, तो इसको दूंगा 8 पॉइंट्स। आईफोन को रेट करूं उससे पहले टेम्पर्ड और बैक कवर लगवा आता हूँ। यहाँ अच्छी बात यह, लोकल में इवन रोड साइड दुकान में भी आपको बहुत भतेर ऑप्शन मिल जाएंगे, पर पैसे मुझे देने हैं तो 2 नंबर कम, 6 आउट ऑफ 10। तो यहाँ तो पीछे आईफोन रह गया, पर बिल्ड क्वालिटी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों एक ही ऑडियंस को टारगेट करती है, जिनको छोटा पसंद है फोन, एंड आई एम दैट टारगेट ऑडियंस। एंड क्लियरली आईफोन यहाँ मुझे ज्यादा पसंद आया है। इसका डिस्प्ले 6.3 इंच है, इसका 6.6 इंच, तो ये थोड़ा बीच में है। कॉम्पैक्टनेस और 6.9 इंच के गैंडे के बच्चे के लेंथ वाइज डिफरेंस का एग्जैक्ट अंदाजा आप एक्स्ट्रा USB-C मान लो। दोनों ही एल्यूमिनियम फ्रेम विद राउंडेड एजेस, यूज करते वक्त किसी का भी कैमरा उंगली को तंग नहीं करता है। डिफरेंस ये है कि इसकी कोटिंग सेरेमिक सिल्क 2.0 है और ये गोरिल्ला 7i। दोनों के सेम मैन्युफैक्चरर कॉर्निंग है और उनका कहना ये है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो दोनों में ही बैक कवर और टेम्पर्ड लगाता हूँ। आईफोन में 68 और इसमें 68 के साथ 69 भी है। दोनों ही स्विमिंग पूल में गिरने के बाद उठा के पोंछने पर रेडी टू वर्क है। आईफोन रेटेड है आधे घंटे के लिए 6 मीटर डेप्थ तक जा सकता है, ये बस 1.5 मीटर तक सपोर्टेड है। रेस्ट इसमें IP69 का सर्टिफिकेट है, तो एक्स्ट्रा सुपर फास्ट जेट झेलने की भी क्षमता रखता है ये। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे इसकी जरूरत पड़े, एक्सेप्ट इसमें। अगर सोच रहे हो इसमें डालूंगा तो भूल जाओ। बाकी एप्पल का एक्शन बटन यहाँ स्नैप बटन बन के आया है। इनके काम को जस्ट सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में करेंगे और इसकी इन हैंड फील बिल्कुल आईफोन जैसी है। एंड इतना तगड़ा कॉपी है कि आंख बंद करके मतलब मैं डिफरेंस नहीं बता पा रहा हूँ कि मतलब ऐसे मैं फील से कुछ बता पाऊँ। अब अगर आंख बंद किया ये तो बटन के भी टेक्टाइल्स चेक कर लूं, दोनों ही अच्छा फील दे रहे हैं दबाने में। बस मुझे एक लग रहा है कि आईफोन के पावर बटन थोड़े बड़े होते तो मुझे अच्छे लगते हैं, यहाँ थोड़ी पावर बटन के पास पावर थोड़ी कम लगी। सो बिल्ड में आईफोन जीता, जिससे इसको मिलते हैं 8 पॉइंट्स, टोटल हुआ 14, और ओप्पो को मिलते हैं 7 पॉइंट, जिससे इसका टोटल हुआ 15। मतलब कांटे की टक्कर चल रही है अभी तो। लेकिन डिस्प्ले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार आईफोन की डिस्प्ले कॉम्पीट ही नहीं, एक एज भी लेके आ रही है इसकी तुलना में। वैसे तो दोनों ही 120 हर्ट्ज हैं, लेकिन आईफोन का एज ये है कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक ऑटो ट्यून हो सकता है। ओप्पो 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज ही कर सकता है, जिससे रफली 4-5% बैटरी ज्यादा खर्च होती है। तो आगे रियल लाइफ बैटरी टेस्ट इंटरेस्टिंग होगा कि LTPO की एफिशिएंसी जीतती है या फिर ये अंधा MAH। बट जो भी हो, आईफोन 17 ने घटिया डिस्प्ले वाला कलंक हटा दिया है। बाकी जो आउटडोर ब्राइटनेस है डे टू डे लाइफ में एक्सट्रीम सन में भी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। टू बी फेयर हल्का सा आईफोन ज्यादा ब्राइटेड फील हुआ, और रात में जो सबसे कम ब्राइटनेस देगा वो भी है आईफोन ही, और यहाँ पर लोअर इज बेटर है। बट ओप्पो की डिस्प्ले भी 2 चीजें बेटर लाके देती है। पहला 8 टाइम्स ज्यादा PWM डिमिंग, जिससे वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जिनकी आई स्ट्रेन करती है OLED देखते वक्त वो ना के बराबर हो जाता है। और दूसरा, एक बार बेजल्स देखो इन दोनों के, OMG, ये टेम्पर थोड़ा बॉदर कर रहा 17 को देखने में। एक बार इसको हटा के दिखाता हूँ। मैंने एग्जैक्ट बेजल स्पेक्स नहीं देखे, लेकिन क्लियरली ओप्पो स्मॉलर है, और क्या ही ये स्मॉलर है भाई। केस लगाने के बाद ऑलमोस्ट डिस्प्ले पे है वो एज। पिछले 7 महीने से ये कूल लग रहा था, लेकिन अब ये। और यहाँ आईफोन में आज भी इस आइलैंड के अंदर काफी कंटेंट डूब जाता है, लेकिन आईफोन के डिस्प्ले पे गौर किया हो तो ये एंटी रिफ्लेक्टिव है, जिससे 40% रिफ्लेक्शन ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं, क्योंकि टेम्पर्ड तो लगाना ही है, उसके बाद ये दोनों सेम। लेकिन इसके पास एक एज है, स्प्लैश टच। इसके लिए बारिश में जाना पड़ेगा। तो आओ फिर देखो, दोनों स्क्रीन इवनली वेट है, कुछ ज्यादा खतरनाक ना हो रहा मौसम। देखो ओप्पो में थोड़ा स्मूथली हो रहा है इन लॉन्ग रन, लेकिन आईफोन में कहीं कहीं टच मिस हो रहा है। पर्सनली खुद को धोते वक्त या बर्तन धोते वक्त काम आता ही है, तो सबको ये फीचर कॉपी करना चाहिए। सो डिस्प्ले दोनों की टॉप टियर वाली है। रेटिंग में मैं ओप्पो को 1 पॉइंट ज्यादा दूंगा, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत ही कम है आईफोन से। रेस्ट काफी प्रैक्टिकल चीजें इसके पास है, जिससे आईफोन पहुंचा 21 पे और ये पहुंचा 23 पे। अब जहां ये वीडियो डिफरेंट हो जाएगी वो है सॉफ्टवेयर में। सबको लगता है एंड्रॉइड थोड़ा सा बगी लैगी सा होगा,
और आईफोन बिल्कुल बटरली स्मूथ। बट सरप्राइजिंगली मेरे एक्सपीरियंस में आईफोन 17 स्लाइटली ज्यादा बगी निकला कंपेयर टू ओप्पो। इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू में डिटेल में बात करूंगा, अभी एडिटिंग में है तो थोड़ी जल्दी आएगी। रेस्ट ओप्पो में मुझे जीमेल का नोटिफिकेशन काफी डिले के साथ आता है। एंड ओप्पो ये ताला देखो काम तो नहीं कर रहा है। वैसे ओप्पो का सेटअप करते ही थोड़ी सफाई अभियान करना पड़ता है। मैंने बल्क डिलीट के लिए ये ऐप इंस्टॉल करी थी, बाद में पता चला ऐसे मल्टीपल सिलेक्ट करके भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो 16 ऐप को अनइंस्टॉल, 4 को डिसेबल करने के बाद एड्स या रैंडम स्पैम्स मुझे कभी नहीं आए। लेकिन आज भी लॉक स्क्रीन पे गलती से स्वाइप होने के बाद ये कबर से जाग जाता है। अब सॉफ्टवेयर को इन 4 लेवल पे कंपेयर करते हैं। शुरुआत लुक्स एंड कस्टमाइजेशन से। दोनों ही फैंसी लेटेस्ट लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के साथ आते हैं। सेम बट स्लाइटली डिफरेंट है। मल्टीपल स्टाइल्स के ऑप्शन है, एडिशनल विजेट सपोर्ट है, आईफोन में किसी भी फोटो को 3D इफेक्ट दे सकते हैं और पूरी यूआई अंदर बाहर हर जगह से ग्लासियर हो गई है। एस्थेटिकली मुझे बहुत पसंद आया। ओप्पो मूड के हिसाब से इंस्पायर हुए इनसे। जैसे ये लॉक स्क्रीन टू होम स्क्रीन में ले लिया, लेकिन सेटिंग्स में ऐसा कुछ नहीं। फिर कैमरा ऐप में ले लिया, कॉन्टैक्ट्स ऐप में छोड़ दिया, तो कहीं लिया कहीं छोड़ दिया। और सेम गोज विद मटेरियल डिजाइन के साथ ये सिस्टम विजिट। आज भी ये दोनों एक रंग में नहीं जम रहे हैं। आईफोन में ये सॉर्टेड, ओवरऑल इनकंसिस्टेंट है मेरे अपलोड शेड्यूल की तरह, लेकिन कस्टमाइजेशन में ओप्पो जेन्युइनली आगे है। आइकन साइज चेंज कर सकते हो, मल्टीपल फॉन्ट्स तो है ही, उनका विड्थ तक एडजस्ट कर सकते हो, फोल्डर्स एनलार्ज कर सकते हो और ये सब एक्चुअली यूजफुल लगा। और एक बात माननी पड़ेगी, नकल करिए लेकिन अकल से करिए इन्होंने। यूआई एनिमेशन इतना बटरली स्मूथ है कि कहीं कहीं जगह आईफोन से भी बेटर फील होता है। फिजिक्स भले ही बिल्कुल आईफोन जैसी उठाई है, लेकिन किसी भी यूआई का मेन तो फीचर्स होते हैं। तो दोनों में ही लाइव एक्टिविटी टाइप पिल एनिमेशन है, मल्टीटास्किंग को काफी फास्ट बनाता है। आईफोन में शॉर्टकट ऐप का पावर नेक्स्ट लेवल है। डबल टैप, ट्रिपल टैप जैसे शॉर्टकट्स हैं और उसको भी शॉर्टकट ऐप से कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ का एक्शन बटन भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, तो किसी ऐप के अंदर जाके उसका एक्शन सेट डाल सकते हो। ओप्पो में बस ये लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन ओप्पो भी प्रैक्टिकल फीचर से भरा हुआ है। इसमें स्प्लिट स्क्रीन है, साइड से स्वैप करो तो पूरे ऐप की लिस्ट आ जाती है। यहाँ ये रीसेंट फाइल्स काफी क्विक एंड हैंडी रहता है। फिंगरप्रिंट को ऐसे प्रेस करके स्लाइड करने पे ये यूनिक ऐप शॉर्टकट एक्सेस कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें बट डेली लाइफ में जेन्युइनली यूजफुल है। और सरप्राइजिंगली इसका इकोसिस्टम भी स्ट्रॉन्ग निकला। और ये मैकबुक है बाय द वे, इतना क्लियर फाइल मैनेजमेंट एक्सेस तो आईफोन टू मैक भी नहीं होता भाई। ऐसे फोटो शेयर होती हैं, बस सभी डिवाइस में O+ ऐप इंस्टॉल करना है। सरप्राइजिंगली इतने सारे फीचर्स हैं, आई फील लाइक एक कलर OS वर्सेस दूसरी यूआई का एक रिवेलरी टेस्ट हो जाए। रिसेंटली सैमसंग से भी ये नाउ ब्रीफ उठाया, बट सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे, कई जगह बेटर इंप्लीमेंट भी किया है। इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो बोल्ड हो के इसकी यूआई का किस यूआई के साथ कंपैरिजन किया जाए, यस के साथ नाम टाइप कर देना। रेस्ट ये सर्च बार और एडवांस्ड होना चाहिए। यहाँ iOS में देखो कैसे क्लियर आइकन्स बने हुए हैं, कलर OS में बस ऐसे ही है। थोड़ा सा इसको फास्ट होना चाहिए था जब ऐप का नाम डाल रहे हैं। लास्ट यहाँ कीबोर्ड कभी कभार लेट आता है, अब दोबारा करूंगा तो देखो सही हो जाएगा। तीसरा, अपडेट्स के मामले में आईफोन स्टिल किंग है। ऑफिशियली नंबर नहीं बताते, लेकिन इतिहास को देखें तो 7 साल तक सपोर्ट मिलता है और सब डिवाइसेस को सेम दिन अपडेट रोल आउट होता है। एंड्रॉइड साइड में सिर्फ पिक्सल इस ऑरा को मैच कर सकता है। रेस्ट इसमें 5 एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी पैचेस मिलेगा। और टाइमली अपडेट के मामले में एंड्रॉइड की दुनिया में तो देखो कलर OS भी गोल्ड की श्रेणी में ही आएगा। बट जहां आईफोन को ब्रॉन्ज भी नहीं दे पाऊंगा वो है एप्पल इंटेलिजेंस, AI राइटिंग दोनों में। लेकिन एप्पल का मैं ज्यादा जगह यूज ही नहीं कर पाता क्योंकि मोस्टली ऐप में नो ऑप्शंस टू यूज, बट ओप्पो में अवेलेबल है। जैसे ये जीमेल है और भाई और भी लोडेड फीचर पैक हैं। मैं सीरियसली एक वेबसाइट यूज करता था माइंड मैप के लिए, इसमें यूं ही पड़ा हुआ है। अब मान लो स्क्रॉल करते वक्त ये जूता पसंद आता है तो एंड्रॉइड में सिंपली इस बार को होल्ड, ये सर्कल बनाया, काम खत्म। iOS में एक्स्ट्रा पहले स्क्रीनशॉट लो, देन वही प्रथा एंड्रॉइड में जो किया था। बाकी अब जूते उतना कुछ खास भी नहीं है। बाकी मैं फोटो एडिट में थोड़ी बहुत चीजें या आम लोगों को गायब करता रहता हूं। अभी इस क्लॉक टावर से क्लॉक को ही गायब करते हैं। बाय द वे ये दोनों फोटोज रेस्पेक्टिव फोन से ली है। अभी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद प्लेन वॉल नहीं ला पा रहा हूं इस आईफोन में। ये है दोनों साइड बाय साइड। खैर ये तो इजी था, मुश्किल तो होगा यहाँ से आम हटाना। 3 अटेम्प्ट्स के बाद ओप्पो की फोटो रेडी है। बोलो चुबा केसरी। आईफोन में तो पता नहीं क्या ही गिरा दिया मेरे हाथों पे यार।
कुछ चीजों को ऐसे नाम देने की जरूरत नहीं है। बाकी ओप्पो में एक्सक्लूसिव एक परफेक्ट शॉट है, तो अब ग्रुप फोटोज में सब अच्छे दिखते हैं, वरना जो डालता था वही बेटर दिखता है। फोटोज से अनवांटेड फ्लेयर हटा सकते हो, जैसे ये शॉट है। बाय द वे ये फ्लेयर ओप्पो के फोन में आता है, डिटेल्स में कैमरा सेक्शन में देखेंगे, अभी तो हटा दिया इसके एआई ने। नाइस। इसमें माइंड स्पेस भी मिलता है, तो अपने आइडियाज, थॉट्स या रिमाइंडर्स ऐसे सेव कर सकते हो। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर में टेक्निकली कलर ओएस मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगा आईओएस से। स्टिल आईओएस बुरा नहीं है, कुछ चीजें ये भी बेहतर करता है अदर देन ब्लूप्रिंट सेट करना बाकी ओएस के लिए। तो मेरे पर्सनल यूसेज एंड टेस्टिंग के हिसाब से आईफोन को 7 पॉइंट्स इस राउंड में, जिससे इसका टोटल 28 हुआ, एंड ओप्पो को 8 पॉइंट, जिससे ये पहुंचा 3 पॉइंट्स आगे आईफोन से। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे परफॉर्मेंस में हुआ। इसमें A19 मिलता है, इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500S, नॉट 9500 जो ओप्पो X9 में है। रियल लाइफ टेस्टिंग की बात 1 मिनट में करता हूं। पहले रॉ पावर कंपेयर करते हैं। शुरुआत Geekbench 6 से। ये मेनली सीपीयू टेस्ट करता है, यहाँ सिंगल हो या मल्टी कोर, सिंगल हैंडली आईफोन बेटर रॉ पावर लाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं 3D Mark वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम पे। यहाँ बेसिकली जीपीयू जो गेमिंग और हैवी ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, और यहाँ ओप्पो ने गेम पलट दिया है। आईफोन ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे थ्रॉटल काफी हुआ। रियल लाइफ में इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है वो अभी देखते हैं। उससे पहले एक लास्ट बेंचमार्क AnTuTu का। ऑल्दो इनके इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं होते हैं आईओएस और एंड्रॉइड में, पर मैंने ये टेस्ट एक बार नहीं 3 बार किया, क्योंकि मुझे देखना था गर्म होने के बाद क्या होता है। एक्चुअली दोनों यहाँ गर्म इक्वली हुए हैं। डिफरेंस ये था कि ओप्पो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देता रहा, लेकिन आईफोन की थ्रॉटलिंग सामने आई। अब रियल टेस्ट VN एडिटर में DSLR की 4K 10 बिट फुल्ली कलर ग्रेडेड 10 मिनट की वीडियो को 4K एक्सपोर्ट किया। यहाँ रिजल्ट शॉकिंग था, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्टर। अगला टेस्ट है 9.4 GB की फाइल को डीकंप्रेस करना। अराउंड 500 फोटो वीडियो फाइल्स थी। यहाँ फिर से ओप्पो फास्टर है। अब गेमिंग की बारी है। यहाँ बेसिक एस्फर्ट से शुरुआत करी, दोनों ने हंसते हंसते निपटा दिया। अंतर बस ये है कि आईफोन में 60 हर्ट्ज है मैक्स, बट ओप्पो में 120 हर्ट्ज था। इसके बाद एंडफील्ड गेम खेला मैक्स 60 हर्ट्ज पे। आगे की बात थोड़ा बैठ के बताता हूँ, रिलैक्स्ड। ओवरऑल गेम प्ले ग्राफिक्स वाइज मुझे आईफोन में बेहतर लगा, और आईफोन्स में AAA टाइटल्स एसेसिन क्रीड जैसे गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन हीटिंग भी इसी की थोड़ी ज्यादा थी। इवन 2 दिन पहले बाहर धूप में 10 मिनट कैमरा यूज के बाद ही आईफोन का तेल खत्म, ब्राइटनेस ड्रॉप वाला इशू। ऑल्दो गर्मी भी अभी पीक पर है, लेकिन ओप्पो में ये चीज थोड़ी ज्यादा सॉर्टेड है। बट रैम मैनेजमेंट का क्या, चेक करने के लिए मैंने एक सिंपल टेस्ट किया। रात को 11 एप्स ओपन किया, फिर 7 घंटे के लिए छोड़ दिया। सुबह देखा कौन सी ऐप मेमोरी में थी और कौन सी रिफ्रेश हो चुकी है। ओवरऑल देखो तो दोनों का रैम मैनेजमेंट काफी क्लोज था, बस प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। तो परफॉर्मेंस का क्रक्स मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आईफोन को मिलते हैं 8 पॉइंट्स और इसको मिलते हैं 7 पॉइंट्स, क्योंकि फ्यूचर में ये एक्स्ट्रा रॉ पावर डेफिनेटली आईफोन को एज ला के देगा। बाकी अगला बैटल बहुत अनफेयर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्सेस 3 का बैटल है, और जब मैंने इससे कुछ फोटोज खींचे तो मैं टू मच इंप्रेस हो गया था इससे, और जूम इन के बाद तो और ज्यादा। क्या ही क्लिक्ड है भाई। फोटोज बदलती रही, पर मुझे धीरे धीरे कुछ वियर्ड लगने लगा। मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा, बट देयर इज समथिंग अबाउट द इमेज जो कि एआई ट्यून्ड है। बाय द वे ओवरऑल इमेज में ओवर शार्पनेस दूर तक नहीं है, नॉइज तक नहीं है, व्हिच इज वेरी रेयर इन स्मार्टफोन फोटोज। स्किन एंड एवरीथिंग फील्स लाइक अ DSLR। पर वेट, काफी जूम इन के बाद यहाँ देखो, आईफोन नॉइजी पिक्सेलेटेड सा Z फील दे रहा है, बट यहाँ तो क्लियरली X दिख रहा है। अब Z है कि X ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सब्सक्राइब करो तभी जाऊंगा। थैंक्स फॉर द सब्सक्राइब। तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, क्योंकि Z ही है ये। वैसे और भी एग्जांपल हैं। यहाँ ये गाल पे देखो, ऐसा लग रहा है क्या ही डिटेल्स आई हैं। अब थोड़ा नीचे नेक के पास देखो, वेरी वियर्ड ब्लर। यहाँ गाड़ी पे जो धूल वगैरह थी वो साफ हो चुकी है। सेम पीछे की तार हटा दी गई है। ओप्पो भी लाइक एस्थेटिक को बिगाड़ रहा था, हटा दिया। और यहाँ मैंने 2-3 बाल डोमिनेटली ग्रे हैं, उसको इसने ब्लैक कर दिया। और कुछ जगह शायद AI इंजन सो रहा था, तो ऐसी इमेज भी आती है नाइट में। अब मुझे इससे शिकायत बस इतनी है कि जो चीज इसे क्लियर नहीं दिख रही है, कई बार ये उसे क्रिएट कर देता है और हमेशा सही नहीं होती। और ये फिल्टर जैसा नहीं है, क्योंकि फिल्टर्स रियलिटी को मॉडिफाई करते हैं, ये रियलिटी को चेंज कर रहा है। तो पर्सनली मुझे इतना AI एनहेंसमेंट पसंद नहीं आया। कई फोटोज में टेक्सचर ही गायब हो गया है, स्किन बहुत स्मूथ हो गई है, डिटेल्स बहुत क्लीन, ओवरऑल इमेज ही फ्लैट टाइप फील होती है। लेकिन इसी वजह से जिनके फेस पे पिंपल्स या मेकअप वगैरह पे रिलाई करते हैं, शायद उनको ओप्पो की इमेज 90% सिचुएशन में बेहतर लगेगी। और ये सिर्फ मेन कैमरे के 1x और 2x तक लिमिटेड नहीं है, टेलीफोटो इमेजेस में भी यही बिहेवियर दिखता है। अब सवाल है, क्या ये मास्टर मोड में भी होता है? ओप्पो के अकॉर्डिंग यहाँ एडिशनल प्रोसेसिंग बहुत कम होती है,
और ऑनेस्टली टेक्स्ट विद और टेक्सचर देख के मुझे भी लगता है कि एआई प्रोसेसिंग यहाँ काफी कम हो जाता है। अब खींची इमेज की प्रोसेसिंग की बात करें तो ओप्पो की फोटोज लगभग ब्राइटर हैं, पंचियर हैं, लेस शैडोई होती हैं, जिससे ओवरऑल इमेज में कॉन्ट्रास्ट भी काफी कम हो जाता है। कई बार थोड़ी हेजी भी फील हुई। HDR कुछ सिनेरियोज में मिस भी रहा, जैसे यहाँ पर था। अब यहाँ सब्जेक्ट पे टैप करके स्लाइटली ब्राइटनेस बूस्ट करना पड़ा मुझे, नॉट एग्जैक्टली मुझे, बट यू गेट इट। एंड ओवरऑल इमेज ही काफी सॉफ्ट फ्लैट सी आती है, टेक्सचर की काफी कमी खली मुझे, और जिसके कारण थोड़े बहुत दूर के ऑब्जेक्ट या फेसेस भी स्पष्ट हो जाते हैं। सो इन्हीं कारणों से 1x और 2x पे मुझे आईफोन बेहतर लगा। लेकिन 3x जूम पे कहानी उलट जाती है। यहाँ आईफोन सिंगल हैंडली हार जाता है, क्योंकि एप्पल को आज भी लगता है बजट फोन में टेलीफोटो की जरूरत नहीं है। I mean 80,000 के बजट फोन में। सो ओप्पो का टेलीफोटो सेंसर का ऑरा अनमैच्ड है और काफी सुविधा होती है दूर के ऑब्जेक्ट या पर्सन के पोर्ट्रेट्स के लिए। बेस्ट पोर्ट्रेट इमेज में कटआउट इंपॉर्टेंट होता है और वो ज्यादातर सीन्स में ओप्पो बेटर हैंडल करता है। जैसे यहाँ ये बाल देख लो, ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज हैं। फेयर कंपैरिजन के लिए यहाँ आईफोन का बेस्ट 2x पोर्ट्रेट है तो वो यूज हुआ है, एंड ओप्पो में 3x सेंसर, जिसके कारण क्लिक करते वक्त के डिस्टेंस में भी फासला है। ओप्पो की कलर ट्विनिंग वही फोटोज की तरह है, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कम है, हल्के से एडिट करने के बाद इमेज काफी बेटर हो जाती है। ओवरऑल सभी इमेज को सम अप करूं तो ओप्पो में कभी कभार बहुत बढ़िया फोटोज आ जाती है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। आईफोन का सदाबहार सीन है, यू नो इट, ये कैसे पिक्चर क्लिक करेगा। तो कंबाइनिंग ऑल पोर्ट्रेट में 3x में ही आईफोन से बेटर आता है, अदरवाइज 1x और 2x आईफोन ज्यादा बेटर हैंडल करता है। और पहले मैं आईफोन के इस भूत से परेशान था। वैसे कितना ज्यादा होता है ये, इसमें ये नहीं है, लेकिन इसकी बहन है। एक टिल्ट के बाद यहाँ भी ऐसे लाइट फ्लेयर आते हैं। अब पर्सपेक्टिव थोड़ा वाइडर करते हैं अल्ट्रा वाइड के साथ, और यहाँ सबसे पहली चीज पे नजर जाएगी, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आईफोन के पास है ओप्पो की तुलना में, और प्रोसेसिंग की स्टोरी वही सेम है। ओप्पो इमेज को काफी क्लीन करता है, आईफोन स्टिल गिविंग क्लोज टू रियल वाइब। रेस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आईफोन बेटर है ओप्पो से, और लो लाइट में एक्चुअली डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि गंदा कौन सा है ज्यादा एक्चुअली, लेकिन सभी चीजों को देखते हुए स्टिल आईफोन ही 0.5x में विनर है। और माइक्रो शॉट में भी आईफोन आगे निकला। ऑल्दो ओप्पो के पास टेलीफोटो सेंसर है, स्टिल ये अल्ट्रा वाइड से ही खींचता है, एंड आईफोन के अल्ट्रा वाइड के आगे हार जाता है। अब पीछे से अगर आगे है तो स्टोरी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है। आउटडोर में जब अच्छी रोशनी होती है तो डेफिनेटली आईफोन की सेल्फी मुझे ज्यादा बेहतर लगी है, लेकिन इंडोर में आईफोन सेल्फी का मैं ज्यादातर फैन नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा ज्यादा नॉइज और शैडोज को थोड़ा ज्यादा ही डार्क या जो स्किन स्पॉट्स होते हैं उसको ये उभार देता है, मतलब रियलिटी से भी ज्यादा वॉर्स दिखता है। लेकिन ओप्पो बिल्कुल उल्टा, ये सब कुछ टॉप नॉच स्मूथनिंग सा करने की कोशिश करता है। मेरी प्रेफरेंस और रियलिटी बीच में लाई करती है, और ये सेल्फी बिल्कुल नो लाइट जोन में है। बाकी वीडियोस में मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ। अगर फोन रखा है या ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो एक्चुअली आईफोन के बीटेबल फुटेज है, या समटाइम्स मैं कहूँ तो आईफोन से भी बेहतर लगी मुझे। सारी चीजें मैंने मल्टीपल इंस्टेंसेस में नोट किया। ए भाई चिपकली तेरे कॉलर पे क्या है? रिकॉर्ड करना एक बार कहाँ पे है। अगर फोन मेरे हाथ से छूटा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हमेशा आईफोन के लेंस स्विचिंग की तारीफ होती है, यहाँ पर एक बार ओप्पो का भी देखो। वो देखो भाई, स्कूल की छुट्टी हो गई। ओला, स्कूल की छुट्टी हो गई भाई। और 3x लेंस कैच यहाँ पर वीडियोस में भी देखने को मिलता है। बाय द वे ये 6 टाइम जूम शॉट है, और ओप्पो का देखो फार बेटर देन आईफोन। और मुझे बहुत खुशी है इस बात पे, अब आईफोन के पास बस 3 एजेस रह गए हैं। पहला, एक्सपोजर बैलेंस आज भी आईफोन का बेस्ट है, स्पेशली मूवमेंट जब हो रहा हो लाइट टू डार्क या वॉइस वर्सा, और ये शिकायत ओप्पो के फ्रंट हो या बैक दोनों में होगा। आईफोन का इसमें कोई तोड़ आज भी नहीं है भाई। दूसरा है पोर्ट्रेट वीडियो ब्लर, यहाँ पर आईफोन की बेटर होती है, चाहे बात हो डिटेल रिटेंशन की या फिर एक ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन अराउंड द पोर्ट्रेट। एजेस वगैरह मुझे थोड़े से ज्यादा सॉफ्ट एंड बेटर आईफोन्स में लगे। एडिशनली पोर्ट्रेट वीडियो आईफोन 4K में कर सकता है, यहाँ ओप्पो 1080p पे ही रेस्ट्रिक्ट है। लास्ट है, ये दोनों वीडियो रिकॉर्डेड है 4K 30 FPS, 11 मिनट की वीडियो है, रिकॉर्डेड विद सेम टाइम सेम जगह ऑन ट्राइपॉड, लेकिन फाइल साइज आईफोन की आधी है। तो ओवरऑल कैमरे में यहाँ बहुत टफ चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ ये मिलता है और दूसरी और ये। सो ओवरऑल कैमरे में चूज योर पॉइजन वाला गेम है, लेकिन सभी चीजों को देखने के बाद आईफोन जीतता है ये राउंड, जिससे इसको मिलते हैं +8 पॉइंट, जिससे इसका स्कोर हुआ 44, और ओप्पो को 1 पॉइंट कम +7, जिससे इसका स्कोर हुआ 45 पॉइंट। वैसे ये राउंड ओप्पो इजीली जीत सकता था अगर कुछ चीजें फिक्स कर दे, लेकिन ऊपर की चीजों का कोई फायदा नहीं अगर बैटरी ही पुअर हो। यहाँ ऑलमोस्ट डबल mAh, लेकिन रियलिटी में भी क्या डबल का फर्क है। इसको टेस्ट के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, दोनों को 90% तक चार्ज करो, यहाँ ये सारे टास्क परफॉर्म करना शुरू करो फॉर द मेंशन टाइम। एट द एंड ऑफ द टेस्ट आईफोन में बचा 3% बैटरी और ओप्पो में 32% बैटरी। और दूसरा, नॉर्मल डे टू डे यूसेज में दोनों को सुबह 100% के साथ स्टार्ट किया, अब रात के 11 बजे।
टोटल 6.5 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम यूसेज के बाद आईफोन 5% बैटरी पर, वही ओप्पो 30% बैटरी पे। और इस टेस्ट में दोनों को बिल्कुल सेम यूज किया है, ऐसा 3 बार और किया। इन सबको एवरेज करें तो ओप्पो का रियल लाइफ बैटरी बैकअप 1.4 टाइम्स बेहतर निकला आईफोन से। अब मेरे साथ दिक्कत ये कि जब मैं कंपनी के ऐसे बड़े नंबर्स देखता हूं तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी की लहर दौड़ती है टू वेरीफाइड। तो दोनों में 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग हो रही है पिछले 4 घंटे 10 मिनट से, और यहाँ आईफोन ने दम तोड़ दिया है। टोटल 6 घंटे 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करी ओप्पो ने। सो आईफोन से तो ज्यादा है ही, इवन अपने क्लेम से भी ज्यादा है, और ये मेरे लिए शॉकिंग था बाय द वे। लेकिन यही चार्जिंग के वक्त गेम उल्टा है। यहाँ दोनों का तेल खत्म था, आई मीन डेड पड़े थे। 10 मिनट हो चुके हैं, आईफोन है 17% पे और ओप्पो 2% कम 15% पे। मैं यहाँ मैकबुक एयर के साथ जो 30 वॉट का चार्जर आया था उसके साथ यूज कर रहा हूँ। अब आधे घंटे बाद आईफोन ने हाफ सेंचुरी कर ली है और ओप्पो 42% पर। देखो 80% पे तो आईफोन पहले पहुंचा, लेकिन इसके बाद आईफोन 2 स्लो चार्ज होता है। 1 घंटे 27 मिनट बाद ओप्पो फुल चार्ज कंप्लीट कर चुका है और आईफोन 85% पे, और आधे घंटे बीत गए, ये अभी भी 96% पर है। बस ओप्पो प्लीज गिव USB-C to C, ताकि ये जो 7000 mAh जैसा पावर बैंक बैटरी है उससे कुछ गरीबों पे चार्जिंग की बारिश कर सकूं, और दूसरा एक चार्जर पे लाइफ सेटल कर सकूं, क्योंकि इससे अगर मैं मैकबुक को चार्ज करने निकलता हूं तो 1 घंटे में 10% चार्ज करता है, और मैकबुक के चार्जर से इसको चार्ज किया तो ये 2 गुना ज्यादा टाइम लेता है। तो जबरदस्ती ट्रैवलिंग में ये दोनों चार्जर लेके जाने पड़ते हैं। लेकिन इससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इतना महंगा फोन होने के बावजूद भी इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है, तो इसके लिए ये बस महंगा फोन होल्डर है। सो ओवरऑल बैटरी में ओप्पो के लिए एक आसान विन है। यहाँ आईफोन को 6 पॉइंट, जिससे इसका टोटल हाफ सेंचुरी 50 हो चुकी है, और ओप्पो को 7 पॉइंट, जिससे ये पहुंचा 52 पे। अब बारी लास्ट एक्स्ट्रास की है, और ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। यहाँ पर बहुत छोटी लेकिन टू मच एसेंशियल चीजें होती हैं। एक में हाईली सिक्योर्ड फेस आईडी है, जो कि टॉप के नॉच में बैठा है और टॉप नॉच काम करता है। प्रॉब्लम है जब मैं इसे टेबल पे रखता हूँ तो ऐसे लॉक खोलने के लिए बिल्कुल मुंह ऐसे, तो ज्यादातर ऐसे पासवर्ड दबा के ही अनलॉक करना पड़ता है। ओप्पो में सिक्योर्ड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, जिसकी पोजीशन भी मस्त है और फेस आईडी से भी फास्ट है। प्रॉब्लम है हाथ साफ होने चाहिए, वरना फेस अनलॉक भी है बट वो उतना सिक्योर नहीं है। बट जो मेजर डिफरेंस था वो था स्पीकर क्वालिटी में, और मुझे ये चीज बहुत मैटर करती है क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ ईयरफोन्स लगाना। तो आओ आंख बंद करके सभी लोग सुनते हैं। मुझे इसमें आईफोन ज्यादा बेहतर, फुलर और ज्यादा ऑडियो में सेपरेशन फील हुआ। कस्टम इक्विलाइजर भी ट्राई किया, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। दोनों इतने महंगे फोन है, सैडली दोनों में USB 2.0 है। ऐसे ही फन में चेक करने के लिए 8 GB की फाइल इधर उधर करी। जब फोन से SSD में पेस्ट किया तो आईफोन स्लाइटली फास्टर था, लेकिन SSD से फोन में डाला तो आईफोन 3 टाइम्स स्लोअर था। अब अगर एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात करें तो एप्पल में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है, कैमरा बटन, जिससे कहीं से भी कैमरा एक्सेस करना काफी क्विक एंड इजी होता है। ओप्पो में एक्सक्लूसिव IR ब्लास्टर है, तो दुकान के टीवी चैनल वगैरह भी चेंज कर सकते हो या बंद कर सकते हो अगर पसंद ना आ रहा हो, और ऑडियो के लिए इसमें LDAC सपोर्ट भी है। बाकी लास्ट होगा हैप्टिक्स, और भाई पता नहीं ओप्पो वालों ने कितनी मेहनत करी है, ये अलग अच्छे वाला फीडबैक देता है। मोस्टली UI में इंप्लीमेंटेड है, और यहाँ आईफोन बुरा नहीं है, लेकिन ओप्पो ने काफी अच्छा काम किया। तो इस एक्स्ट्रा कैटेगरी में सब पॉइंट्स को इवेल्युएट करने के बाद यहाँ दोनों को बराबर मिलते हैं 7 पॉइंट, जिससे इस गेम का टोटल आईफोन का स्कोर हुआ 57 और 7 पॉइंट ओप्पो में जुड़ने के बाद ओप्पो का स्कोर पहुंचा 59 पे। बाकी आई फील ये कंपैरिजन ओप्पो X9 के साथ होता तो ये और ज्यादा नंबर लेके आता, क्योंकि फाइंड X9 इससे अच्छा है। अगर डिसाइड किया ये लेना तो मेक श्योर करना X9 से ये 10-12 हजार रुपए सस्ता हो, तभी लेना।